200 सालों के अंग्रेजों के दमनकारी शासन, अत्याचार, शोषण से हमें 1947 में आज़ादी मिली। लेकिन ये आज़ादी हमारे पूर्वजों और स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान और भयंकर यातनाएं झेलने के बाद मिली। इनमें तमाम तरह की यातनाएं, जैसे काला पानी की सजा, तोप के सामने खड़े करके उन्हें उड़ा दिया गया, जेल में उन्हें डाल दिया गया और लाठी मारते मारते उनकी मृत्यु तक हो गई। इस हद तक की यात्राएं उनने झेली। ये यातनाएं उनने क्यों सही? ये तकलीफें उन्होंने इसलिए सही कि जो हमारा आज़ाद भारत होगा, उसमें जो उस समय व्याप्त गरीबी और अन्याय और कुशासन था, उससे मुक्ति मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। और जो हमारा आज़ाद भारत होगा, उसमें न्याय, सुशासन और संपन्नता आएगी। लेकिन आज 75 साल हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए, और हम विकास की और तरक्की की जो उन्होंने उम्मीदें करी थी, जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किए थे, क्या हम उस पे खरे उतरे हैं? क्या हमने वो अचीव किए हैं, उनको हासिल किया है? कितना हासिल किया है, इसकी आज हम विस्तार से समीक्षा करेंगे। और हम देखेंगे कि जो विकास के विभिन्न पैरामीटर्स हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, विज्ञान और तकनीक है, कृषि है, औद्योगिक क्रांति है, इस सब में हम कितना तरक्की हमने करी है और कहाँ कहाँ हम पीछे रह गए हैं। और ये इसलिए और जरूरी हो जाता है हम सबको, हम सब नागरिकों की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने देश की जो प्रगति है, तरक्की है, उस पर हम नजर रखें। और जो हमारे देश में हमारे शासन कर रहे हैं, उनसे हम पूछें कि आज़ादी के 75 साल हो गए, फिर भी आज जो मूलभूत सुविधाएं हैं और जो विकास के विभिन्न सेक्टर्स हैं, उनमें हमने उतनी तरक्की क्यों नहीं कर पाई है जितना हमने लक्ष्य निर्धारित किया था। और इसके अलावा अगर हम अपने देश को देखें, अपने देश की चुनौतियों को देखें, तो हमारे देश को जो सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं, वो दुनिया में किसी भी देश को नहीं है इतनी। हमारे देश के दो पड़ोसी देशों के पास न्यूक्लियर का जो जखीरा है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, न्यूक्लियर पावर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जो हमारी तैयारी है, जो हमारी सुरक्षा की जो इंतजामात हैं, वो बहुत पुख्ता होने चाहिए। इसलिए आज हम ये एनालिसिस करेंगे, समीक्षा करेंगे कि हमारे देश ने विकास के विभिन्न पैरामीटर्स में क्या हासिल किया और हम कहाँ पीछे रह गए हैं। अगर हमें किसी देश से तरक्की करना है, कोई बेस्ट जो कंट्री है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं इंडिया की जो विकास की यात्रा है, तो उसमें मेरे ख्याल से जो हमारा पड़ोसी देश है चीन है, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि लगभग बराबर की आबादी है और लगभग उसी समय हम आज़ाद हुए थे। तो हम चीन से अपनी जो विकास की जो यात्रा, विकास के विभिन्न पैरामीटर्स हैं, सेक्टर्स हैं, उनका कंपेयर करेंगे। कहाँ वो आगे निकल गए, कितना आगे निकल गए, या कहाँ पर हमने आगे निकल गए और कहाँ कहाँ पीछे रह गए हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमी की, फिर उसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके बाद स्पोर्ट्स को देखेंगे, साइंस एंड टेक को देखेंगे। ऐसे विभिन्न पैरामीटर्स पर हम एनालिसिस करेंगे कौन देश कहाँ पर आगे निकल गया। इसके साथ ही अगर हम इंडिया और उसके पीयर्स जो हमारे पड़ोसी हैं या एशियन नेबर्स हैं, उनसे अगर हम इंडिया का कंपैरिजन करें, अगर जापान, कोरिया, इनसे भी अगर हम कंपैरिजन करें, तो हम ये पाते हैं कि हम बहुत पीछे रह गए हैं विकास में। जैसे जापान है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने भाग लिया और जापान की हार हुई, भयंकर तबाही हुई। उसके बावजूद जापान ने बिना उनके पास प्राकृतिक संसाधन ना होते हुए भी उन्हें जो विकास और तरक्की के जो कीर्तिमान हासिल किए हैं, वो बहुत ऊंचे हैं, इंडिया से बहुत आगे है। जैसे जापान की अगर हम बात करें, तो उनकी जीडीपी $5 ट्रिलियन है आज। एक 12 करोड़ की आबादी का देश, जिसकी जीडीपी $5 ट्रिलियन हो गई है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज जापान है। और उनका अगर पर कैपिटा इनकम अगर हम देखें, तो $33,000 प्रति व्यक्ति आय है जापान की लोगों की। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग वहां का हर नागरिक, लगभग वहां के लोग 26 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाते हैं, उनकी आय है। और वहीं हम साउथ कोरिया की अगर बात करें, साउथ कोरिया में भी जब देश आज़ाद हुआ 50s में, तो कोरियन वॉर हुआ, उसके बाद तबाही हुई, उसके बाद उन्होंने विकास के बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए, जिसमें अगर हम एक पैमाना देखें, एक एग्जाम्पल लें प्रति व्यक्ति आय का, तो
साउथ कोरिया है, जो उसके लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो $35,000 के लगभग है। इसका मतलब ये हुआ कि 28 लाख रुपए प्रति वर्ष वहां के लोगों की आमदनी है, इनकम है। और चाइना को अगर हम देखें तो चाइना में प्रति व्यक्ति आय $12,000 है, जो कि लगभग 10 लाख रुपए प्रति वर्ष हो जाता है। वहीं अगर भारत की हम देखें प्रति व्यक्ति आय, तो भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग $2,400 है, जिसका मतलब है लगभग 2 लाख रुपए हर एक इंडियन की एक साल में इनकम है। तो हम देख सकते हैं कि हम अपने नेबर से, पीयर से और जो एशियन जो काउंटर पार्ट है उनसे कितना पीछे हैं, अगर हम डेवलपमेंट और पर कैपिटा इनकम की बात करें। फिर हम जो आज का हमारा जो मेन जो इशू है इंडिया और चाइना की डेवलपमेंट जर्नी पर बात करना, उसमें अगर हम बात करें इकोनॉमी की, इंडिया और चाइना ने जो इकोनॉमी में जो प्रोग्रेस करी है उसकी अगर हम कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पर अगर हम बात करें, जैसे जीडीपी की अगर बात करें, तो जीडीपी चाइना की है आज लगभग $17 ट्रिलियन के लगभग, वहीं इंडिया की लगभग 3.5 के लगभग है। तो हम देखते हैं कि लगभग 5-6 गुना इंडिया से ज़्यादा है चीन का जीडीपी। और एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है वो $770 बिलियन एक साल में हम एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। वहीं चीन का अगर एक्सपोर्ट हम देखें तो $3500 बिलियन के लगभग है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि लगभग 5 गुना हमसे ज़्यादा है एक्सपोर्ट में। एवरेज इनकम जैसा कि हम बता चुके, एक इंडियन की $2,400 बिलियन है, एक चाइनीज की लगभग $12,000 बिलियन के लगभग है, लगभग 6 गुना हमसे आगे हैं वो। एवरेज इनकम में हम 139वीं रैंक पर हैं वर्ल्ड में, लगभग सबसे पीछे हैं। वहीं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की अगर हम बात करें, फॉरेक्स की जो हमारा मुद्रा का जो भंडार है विदेशी मुद्रा का, उसमें लगभग जो चीन का है वो है $3300 बिलियन, जो उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। हमारा है लगभग $650 बिलियन के लगभग। तो इसमें भी लगभग 5-6 गुना वो हमसे आगे है। करेंट अकाउंट डेफिसिट की अगर हम बात करें तो चीन का जो करेंट अकाउंट है वो सरप्लस में है, वो लगभग $400 बिलियन के सरप्लस में है। भाई इंडिया का जो करेंट अकाउंट देखें तो वो हमारा लगभग $70 बिलियन के लगभग करेंट अकाउंट माइनस में है। इसका मतलब है कि एक साल में जो हम विदेश से माल खरीदते और बेचते हैं उसमें इंडिया को हर साल लगभग 5 लाख करोड़, 5.5 लाख करोड़ का घाटा हो रहा है। वहीं चीन में लगभग 32.5 लाख करोड़ रुपए दूसरे देशों से चीन में आ रहा है। ये चीन का सरप्लस है, इतना उसको दूसरे देशों से प्राप्त होता है, जो वो करेंट अकाउंट सरप्लस होने की वजह से है। 32 लाख करोड़ दुनिया का पैसा उसके पास आ रहा है, हमारा माइनस हो रहा है 5.5 लाख करोड़ हर साल इंडिया से बाहर जा रहा है। वहीं एफडीआई की अगर हम बात करें तो एफडीआई में अंकटाड की जो 2023 की रिपोर्ट है उसमें जो चाइना का जो 2023 में जो एफडीआई आया है वो है $163 बिलियन। वहीं जो इंडिया में जो एफडीआई आया है वो है $28 बिलियन के लगभग। तो हम देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर है। सिंगापुर को हम देख लें, 60 लाख की पॉपुलेशन है, वहां पर एक साल में 2023 में $160 बिलियन एफडीआई आया है। वहीं इंडिया में देखें तो मात्र $28 बिलियन है। अगर हम एक्सचेंज रेट, करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है उसकी बात करें तो $1 खरीदने के लिए लगभग 8 युआन की जरूरत होती है। जो चाइना का जो करेंसी है उस 8 युआन की जरूरत होती है। वहीं अगर हम इंडियन रुपी की बात करें तो $1 खरीदने के लिए हमें 83 रुपए की जरूरत पड़ती है आज। तो देख सकते हैं कि जो चाइना का जो करेंसी है उसका वैल्यू इंडियन करेंसी के कंपैरिजन में कितना ज्यादा है। वहीं इंडिया और चाइना के बाइलेटरल ट्रेड की अगर हम बात करें तो लगभग अभी पिछली साल $136 बिलियन के लगभग हम दोनों देशों के बीच में व्यापार हुआ। इसमें जो ट्रेड डेफिसिट था, जो इंडिया को घाटा हुआ, वो लगभग $100 बिलियन का था। मतलब 8 लाख करोड़ रुपए पिछली साल हमें चीन से व्यापार में घाटा हुआ है। इतना जो 8 लाख करोड़ का जो अमाउंट है वो लगभग चीन को इंडिया से व्यापार करने में इतना फायदा हुआ है। ऐसे लगभग हर साल हम डेफिसिट में चीन से चल रहे हैं। तो ये थे इकोनॉमी के कुछ फंडामेंटल्स जिसमें हम चीन से बहुत पीछे चल रहे हैं। इसके बाद अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पोर्ट्स है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, तो इसमें अगर हम देखते हैं, रेलवेज में देखते हैं, अगर हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क अगर देखा जाए चीन में तो लगभग 40,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क चीन में आज ऑपरेशनल है, काम कर रहा है। वहाँ पे लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनें चल रही हैं। वहीं इंडिया में अगर हम बात करें तो आज 1 किलोमीटर का भी हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क ऑपरेशनल नहीं है इंडिया में, जहाँ पे ट्रेन चल रही हो। तो हम देख सकते हैं कि हम कितना पीछे हैं। वहीं अगर पोर्ट की बात करें, बंदरगाहों की बात करें, तो अगर हम टॉप 50 बंदरगाहों की लिस्ट देखते हैं तो उसमें चीन के 13 बंदरगाह हैं। चीन के 13 बंदरगाह हैं और इंडिया के केवल 2 हैं, मुंद्रा और मुंबई।
और अगर हम इसमें जो एक साल में जो बंदरगाह से व्यापार होता है उसकी अगर क्वांटिटी अगर हम देखते हैं तो चाइना का जो संघाई पोर्ट है उसमें जो जितना एक साल में ट्रेड वॉल्यूम होता है और उसका कंपैरिजन इंडियन पोर्ट से करें तो हमारे टॉप के 10 बड़े पोर्ट्स को साथ में मिला लें और उनका एक संघाई पोर्ट को अगर कंपेयर करें तो हमारे 10 पोर्ट मिलाकर भी संघाई पोर्ट के बराबर ट्रेड नहीं होता है। तो हम देख सकते हैं कि कितने बड़े वॉल्यूम में चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काम कर रहा है। और अगर वहीं हम एयरपोर्ट की बात करें तो अगर हम टॉप के 10 बड़े एयरपोर्ट देखते हैं वर्ल्ड में, जो दुनिया में 10 बड़े एयरपोर्ट है उसमें चीन के 2 हैं, हमारा एक भी एयरपोर्ट नहीं है उसमें। तो पोर्ट की बात हो गई, एयरपोर्ट की बात हो गई। और अगर नंबर ऑफ एयरपोर्ट भी देखें तो चीन में लगभग 250 एयरपोर्ट सिविलियन एयरपोर्ट हैं और इंडिया में लगभग 130, 35, 37 इस तरह से है। इसमें भी हम देख सकते हैं बहुत बड़ा अंतर है। रोडवेज की अगर हम बात करें तो रोड लेंथ में इंडिया और चाइना लगभग बराबर है, लेकिन जो एवरेज स्पीड है इंडियन रोड में और चाइनीज रोड्स में उसमें चीन में लगभग डबल है। हमारे यहाँ एवरेज स्पीड जो व्हीकल्स की है वो लगभग 50 किलोमीटर पर आवर है, चीन में लगभग 100 किलोमीटर पर आवर है। जैसे हम देखते हैं कि 1990 या ये उसके बाद जो कॉरपोरेट सेक्टर का जो रिसर्जेंस हुआ, कॉरपोरेट सेक्टर जिस तरह से आगे बढ़ा, प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो अगर हम कंपनीज की बात करें जो फॉर्च्यून 500 जो दुनिया की 500 बड़ी कंपनी है उनमें अगर हम देखें तो चाइना की लगभग 136 कंपनियां हैं उसमें। दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में केवल चाइना की 136 हैं और हमारी केवल 9 हैं। तो हम देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर है इसमें। तो चाइना यूएस से भी आगे निकल गया, यूएस की हैं 124 के लगभग। तो हम देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर है इसमें। और इसमें अगर टॉप बड़ी कंपनी अगर हम देखते हैं तो अगर चाइना की सबसे बड़ी कंपनी हम देखें तो वो है स्टेट ग्रिड ऑफ चाइना। उसका जो एक साल का रेवेन्यू है वो है $460 बिलियन। वहीं जो इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है रिलायंस। रिलायंस का अगर हम रेवेन्यू देखें तो $100 बिलियन के लगभग है। तो हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर है। जो एक साल का जो टर्नओवर है या रेवेन्यू है वो इंडियन कंपनी और चाइनीज कंपनी में। दूसरे नंबर की जो चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है वो है चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। उसका जो एक साल का टर्नओवर है या रेवेन्यू है वो लगभग $400 बिलियन के लगभग है। वहीं वो हमारी इंडिया की जो दूसरे नंबर की कंपनी है ये वो है एसबीआई। उसका जो एक साल का रेवेन्यू है वो है लगभग $60 बिलियन के लगभग। तो हम देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर है वॉल्यूम में और जो एक साल का जो रेवेन्यू है उसमें। इसमें अगर हम देखें कि इंडिया की अगर टॉप की 5 सबसे बड़ी कंपनियों को भी मिला लिया जाए तो वो चाइना की एक कंपनी के बराबर नहीं है जो उनकी सबसे बड़ी कंपनी है। हम देख सकते हैं कि चाइना कितना आगे निकल गया है हमसे। उसी तरह जैसे बोला जाता है किसी भी इकोनॉमी का जो बैकबोन है वो एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो चीन में लगभग 1000 मिलियन मेट्रिक टन होता है एक साल में, वहीं इंडिया में लगभग 319 मिलियन मेट्रिक टन है। तो हम देख सकते हैं इसमें भी लगभग 3 गुना है वो हमसे। प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो चीन में डबल है। फॉर एग्जाम्पल 1 एकड़ में अगर हम बात करें कि इंडिया में अगर कोई फसल वो 10 क्विंटल का उत्पादन होता है तो वही फसल 1 एकड़ में चीन में 20 क्विंटल का उत्पादन करेगी। इतना उनका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। जैसे एफएओ का एक डाटा है पैडी का अगर हम लें तो उसमें जो इंडिया में है वो 3500 केजी पर हेक्टेयर है। वहीं चाइना में अगर हम देखें पैडी का जो प्रोडक्शन है, चावल का जो प्रोडक्शन है वो 6600 केजी है पर हेक्टेयर। हम देख सकते हैं कितना अंतर है। अगर गेहूं की हम बात करें इंडिया में 1600 केजी पर हेक्टेयर है और चाइना में लगभग 4800 केजी पर हेक्टेयर है। तो कितना बड़ा अंतर है। हालांकि एग्रीकल्चर के कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें हम चीन से आगे हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्शन में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन में, पल्स और जूट के प्रोडक्शन में हम आगे हैं और इरिगेटेड जो लैंड है उसमें हम चीन से आगे हैं। इरिगेशन का जो है उसका मेन रीजन ये है कि चाइना का जो लगभग आधा हिस्सा है उसमें माउंटेन्स हैं, उनका जो अरेबल लैंड नहीं है, इस वजह से हम उसमें उससे आगे हैं। इसी क्रम में अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में जैसे आप जानते हैं चीन की बादशाहत है, चीन डोमिनेट कर रहा पूरे वर्ल्ड में। चाइना का अगर एक साल का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट देखें तो वो है $4659 बिलियन। एक साल में $4659 बिलियन का एक साल में आउटपुट है चीन का। इंडिया का मात्र $456 बिलियन है। साउथ कोरिया का हम देखें तो वो $416 बिलियन है। तो हम देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर है, लगभग 10 गुना का अंतर है।
साउथ कोरिया को देखिए, 5 करोड़ की आबादी का देश, और वो लगभग हमारे बराबर, 456 हमारा है, 416 उनका है। इसी तरह अगर हम कोर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, आयरन एंड स्टील है, सीमेंट है, कोल है, अगर 2-3 एग्जाम्पल लें तो इसमें हम देख पाएंगे कि चीन में जो एक साल में जो आयरन एंड स्टील का जो प्रोडक्शन है वो 1000 मिलियन मेट्रिक टन है। वहीं इंडिया का केवल 140 मिलियन मेट्रिक टन है। हम देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर है, लगभग 8-9 गुना हमसे ज़्यादा प्रोडक्शन है। ये प्रोडक्शन का मतलब ये है कि ये मात्र आंकड़े नहीं है, इसका मतलब है कि अगर ज़्यादा प्रोडक्शन है तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, वहाँ पे ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होंगे और पूरी इकोनॉमी में इसका इफेक्ट होता है। इसी तरह अगर हम कोल की बात करें तो चाइना में 4126 मिलियन मेट्रिक टन का कोल का उत्पादन होता है एक साल में। इंडिया में केवल 762 मिलियन मेट्रिक टन का कोल का उत्पादन होता है। सीमेंट की अगर हम बात करें तो दुनिया का 52%, 52% सीमेंट चाइना ही प्रोड्यूस करता है। लगभग पूरी दुनिया एक तरफ और चाइना एक तरफ, दुनिया के जो 192-193 देश हैं वो पूरा मिला के 50% करते हैं और चाइना केवल 52% केवल चाइना करता है। वहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन की हम बात करें तो चाइना में जो एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो 2355 मिलियन किलोवाट, इंडिया का है 470 मिलियन किलोवाट, तो इसमें भी बहुत बड़ा अंतर है। हम देख सकते हैं एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग में कितना आगे निकल गया है चाइना ने, कितना प्रोग्रेस करी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, एजुकेशन किसी भी नेशन के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए फाउंडेशनल पिलर है। जो सोसाइटी और नेशन में एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा वही देश आगे बढ़ सकता है। तो एजुकेशन की बात करना इसलिए और ज़रूरी हो जाता है। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो चीन में एजुकेशन का बजट है हमसे लगभग 3-4 गुना ज़्यादा वो एजुकेशन पर खर्च करते हैं। लिटरेसी रेट की बात करें तो हमारा 77% है, चीन का 97% है। पढ़े लिखे लोगों की अगर बात करें तो हमारे यहाँ 77% लोग हैं, वहाँ पे 97% लोग हैं। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट जो फैक्टर आता है इसमें, अच्छी यूनिवर्सिटी का इकोसिस्टम किस देश के पास है, क्योंकि वही एक ऐसा पिलर कह सकते हैं जो फाउंडेशन ले करता है, जो उस देश में अच्छे डॉक्टर देगा, अच्छे आर्किटेक्ट देगा, अच्छे इंजीनियर देगा, अच्छे साइंटिस्ट देगा। ये सारे लोग अच्छी यूनिवर्सिटी से ही निकलते हैं। तो अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो अगर टॉप 100 जो दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटी, बेस्ट यूनिवर्सिटी, उनमें अगर देखें तो चाइना की 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं और इंडिया की एक भी नहीं है। जापान की 4 हैं, चाइना की 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि पेकिंग यूनिवर्सिटी, सिंघुआ यूनिवर्सिटी, जेजियांग यूनिवर्सिटी, फुदान यूनिवर्सिटी और संघाई यूनिवर्सिटी। चाइना की 5 है और इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं है, जो वर्ल्ड की रैंकिंग होती है टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ की। हेल्थ की अगर हम बात करें, क्योंकि बिना हेल्थ के अनहेल्दी, अनफिट और डिसीज लोग देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। कोई भी, अमर्त्य सेन ने भी अनसर्टेन ग्लोरी में ये लिखा है कि हम बीमार, अशिक्षित, अनपढ़ युवाओं से एक अच्छा और मजबूत देश नहीं बना सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो चीन में जो बजट है वो 7% जीडीपी का हेल्थ में खर्च करते हैं, हम केवल 2% करते हैं। और डॉक्टर पर 1000 की अगर हम बात करें, प्रति 1000 आबादी में कितने डॉक्टर हैं चीन में और हमारे यहाँ, तो चीन में लगभग 4 डॉक्टर प्रति 1000 आबादी में हैं और वहीं इंडिया में लगभग 1 डॉक्टर प्रति 1000 आबादी में है। बेड की बात करें अगर हम, तो चीन में 7 बेड हैं प्रति 1000 पॉपुलेशन, वहीं इंडिया में केवल 1 बेड या 1.3 बेड ही हैं। वहीं अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, जीवन प्रत्याशा दर, तो हम देखते हैं कि चीन में जो लोग हैं वो इंडियन से, भारतीयों से 10 साल ज़्यादा जीते हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि वो अपने नागरिकों को, अपने लोगों को साफ हवा, पानी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे पा रहे हैं। इसलिए वहाँ के लोग इंडिया के लोगों से 10 साल ज़्यादा उनकी जीवन में उम्र होती है, वो ज़्यादा जीते हैं इंडियन से। तो हम देख सकते हैं कि अच्छी हवा, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं का कितना बड़ा जीवन में असर है कि वो वहाँ पे औसत आय जो है वो 77 साल है, इंडिया में 67 साल है। लेकिन गरीबी की अगर बात करें तो चीन में लगभग गरीबी खत्म हो गई है। वर्ल्ड बैंक की अगर डेटा की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने अभी जो डेटा दिया उसमें बोला है कि चीन में गरीबी 0.6% केवल बची है, मतलब 1% भी वहाँ पे गरीबी नहीं बची है आज की तारीख में। और इंडिया में बात करें तो एक्सट्रीम पॉवर्टी है जो, वो अभी भी 12% पॉपुलेशन में है।
कहने का मतलब ये है कि 18 करोड़ लोग अभी भी इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी में जीते हैं। और इंडिया में अगर हंगर की बात करें तो लगभग दुनिया के 25% भूखे पेट सोने वाले लोग वो इंडिया में ही पाए जाते हैं। लगभग दुनिया का हर चौथा जो भूखा आदमी है, जो भूखे पेट सोता है, वो भारतीय है। इसी तरह माल न्यूट्रिशन की बात करें तो 35% बच्चे जो 5 वर्ष से नीचे के हैं वो कुपोषित हैं। अगर महिलाओं में अनीमिया की बात करें तो 50% से ज़्यादा इंडियन जो वुमेन है, महिलाएं हैं, वो उनमें खून की कमी है। तो हम देख सकते हैं कि कितनी दुर्दशा में हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था अभी चल रहा है। हमारे लोग, अगर रोगों की बात करें तो इंडिया तो लगभग दुनिया में रोगों की राजधानी बन चुका है। डिजीज कैपिटल इंडिया को बोला जाने लगा है। जैसे अगर डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ में इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। लंग्स की अगर हम बात करें तो लगभग 32% जो पूरे वर्ल्ड में लंग्स के जो रोगी हैं वो लगभग इंडिया में हैं। और इसके अलावा जो लीवर के रोगी, हर 5वां लीवर का रोगी वो इंडियन है, भारतीय है। इस तरह द लांसेट की जो रिपोर्ट आई है उसमें ब्लड प्रेशर की, उसमें बोला गया है कि 17% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो बीपी से ग्रसित है। और हंगर, जैसा हम बता चुके हैं कि लगभग 19 करोड़ भारतीय अभी भूखे पेट सोते हैं हर दिन। हंगर में तो हमारी 107वीं रैंक है। हम पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका इन सबसे पीछे चल रहे हैं अभी। हेल्थ एजुकेशन की हमने बात करी। इसी तरह अगर हम विज्ञान और तकनीक की बात करें, क्योंकि 21वीं सदी में वही देश आगे बढ़ सकता है जो विज्ञान और तकनीक में प्रोग्रेस करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा। तो अगर विज्ञान और तकनीकी का बजट देखें हम तो चीन में लगभग 2.4 जीडीपी का वो खर्च करते हैं विज्ञान और तकनीक में, शोध में। वहीं इंडिया की बात करें तो हम 1% भी जीडीपी का रिसर्च में खर्च नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पे ले लें, अगर जैसे इंडिया अगर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है तो चीन लगभग 7 लाख करोड़ रुपए रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च करता है। तो इसका परिणाम ये है कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, जो वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज है, उनमें चीन की जो रैंकिंग है उसमें चीन 12वीं रैंक में आ रहा है। जो वर्ल्ड के टॉप जो इनोवेशन वाले देश हैं उनमें चीन की रैंक 12वीं है और इंडिया की रैंक 40वीं है। तो हम देख सकते हैं कितना आगे है चीन हमसे। इसी तरह आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं हमें, अभी तक एक भी नोबेल प्राइज इंडिया में नहीं आ पाया। इसका मतलब ये बताता है कि इंडिया में रिसर्च और डेवलपमेंट की जो कंडीशन है कितनी पुअर है, कितनी पैथेटिक है। वहीं चीन की बात करें तो चीन में 3 नोबेल प्राइजेस साइंस एंड टेक में आ चुके हैं, एक 2010 में, एक 12 में, एक 15 में। हम देख सकते हैं आज़ादी के बाद इंडिया में आज तक अभी भी 75 साल हो गए, 75 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन एक भी नोबेल प्राइज इंडिया साइंस एंड टेक में इंडिया को नहीं मिल पाया है। इसी तरह अगर हम साइंस एंड टेक के क्लस्टर्स की बात करें तो चाइना में 24 क्लस्टर्स हैं, वहीं इंडिया में केवल 4 हैं। और विज्ञान और तकनीक के तमाम सेक्टर्स की अगर हम बात करें, नैनोटेक है, रोबोटिक्स है, एआई है, सुपर कंप्यूटिंग है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो रिसर्च है, इन सब में चीन हमसे बहुत आगे निकल गया। स्पेस टेक में भी हमसे आगे है। तो हम कह सकते हैं कि साइंस एंड टेक में भी चीन और जो हमारा गैप है वो बहुत बड़ा हो गया है। इसके बाद अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन में बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किस देश ने कैसा परफॉर्म किया है, कौन सा देश दुनिया में अच्छा काम कर पा रहा है या अच्छे संबंध बना पा रहा है, या फिर कौन सा देश दुनिया के अन्य देशों में तमाम विकास के काम करवा रहा है, तो इसमें हम एक एग्जाम्पल लेके अगर हम आपको बताएं तो जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, BRI या वन बेल्ट वन रोड, इसमें लगभग 150 देशों में इनका काम चल रहा है। और इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट इसमें लगभग हो चुका है। मतलब 80 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इनका एक प्रोजेक्ट में इसमें हो चुका है। और इसका जो परिणाम है, चीन ने लगभग पूरी दुनिया को इंटरकॉन्टिनेंटल रोड्स, रेलवे नेटवर्क से कवर कर लिया है। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताएं, चीन ने अभी जो रेलवे नेटवर्क का जो कंस्ट्रक्शन करवाया, चीन से जर्मनी को कनेक्ट किया, लगभग 11,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछा के उनका जो फ्रेट है, जो गुड्स है, चीन से सीधा जर्मनी रेल के थ्रू पहुंचता है, रोड के थ्रू पहुंचता है। और दूसरे 2-3 प्रोजेक्ट की बात करें जो BRI के अंतर्गत चीन ने बनवाए हैं, जैसे CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये 3,000 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। लगभग 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें किया है और ये लगभग कंप्लीट हो गया है। वहीं चाइना लाओस का जो हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क है 422 किलोमीटर का, उसमें काम चल रहा है। BRI में जो चीन ने काम करवाया है उसका जो लगभग
60,000 किलोमीटर में काम चल रहा है या पूरा हो चुका है, जो BRI प्रोजेक्ट के तहत चीन जो काम करवा रहा है। वहीं इंडिया का अगर हम बात करें तो इंडिया का अगर एक एग्जाम्पल लें, हमने भी शुरू किया था एक हाईवे बनवाने का काम इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। IMT कॉरिडोर हमने शुरू किया था, लगभग 1400 किलोमीटर का था। 2002 में ये कंसेप्चुअलाइज हुआ था और 2012 में इसमें काम शुरू हुआ था। लेकिन आज 12 साल के बाद भी ये प्रोजेक्ट हम पूरा नहीं कर पाए हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये 1400 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट है वो 12 साल में भी हम पूरा नहीं कर पाए। वहीं चीन लगभग 60,000 किलोमीटर के जो BRI के जो प्रोजेक्ट है दूसरे देशों में, लगभग 150 देशों में वो लगभग पूरे कर चुका है या पूरे होने वाले हैं और ऑपरेशनल हो चुके हैं। तो हम देख सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में भी हम किस हद तक चीन से पिछड़ चुके हैं। अगर हम डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में भी बहुत बड़ा अंतर इंडिया और चीन में आज देखने को मिल रहा है। अगर हम डिफेंस एक्सपेंडिचर की बात करें, डिफेंस में खर्च की बात करें, तो जो हमारा डिफेंस का बजट है वो लगभग $72 बिलियन के लगभग है। वहीं चीन का जो डिफेंस का बजट है वो $230 बिलियन के लगभग है। तो हम देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर है। एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें, एयरफोर्स, नेवी और लैंड की जो फोर्सेस है उसका अगर हम कंपैरिजन करें तो एयरक्राफ्ट जो चीन के पास है वो लगभग 3300 हैं। वहीं जो इंडिया के जो एयरक्राफ्ट हैं, इंडिया के पास जो एयरक्राफ्ट है वो 2200। बहुत बड़ा अंतर है इसमें, लगभग 1100 एयरक्राफ्ट का अंतर है, हमारे पास कम है। हालांकि ये बात सही है कि इंडिया के जो सोल्जर्स हैं, इंडिया के जो फौजी हैं वो चीन के फौजियों से ज़्यादा ब्रेव हैं, ज़्यादा बहादुर हैं, ज़्यादा मजबूत हैं, ज़्यादा देशभक्त हैं। लेकिन आजकल जो लड़ाई है वो हाथों से तो लड़ी नहीं जाएगी, ना लड़ी जाती है। आज जो लड़ाई है, जो दो देशों के बीच में जो वॉर हो रहा है वो बहुत हाईटेक और सोफिस्टिकेटेड वीपन से हो रहा है। तो हमारे सैनिक बहुत ब्रेव हैं, बहुत बहादुर हैं, देश प्रेमी हैं, लेकिन अगर हम उनको अच्छे हथियार नहीं दे पाएंगे तो वो लड़ाई युद्ध और लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे। इसी क्रम में अगर हम लैंड फोर्सेस की बात करें, अगर टैंक और आर्टिलरी की बात करें, तो इंडिया के पास लगभग 8700 टैंक और आर्टिलरी ये सब है। वहीं चाइना के पास लगभग 13,500 है, तो इसमें भी बहुत पीछे चल रहे हैं। वहीं नेवी की बात करें तो अगर सबमरीन, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, इन सब की बात करें तो चीन की नेवी के पास लगभग ये 730 हैं, वहीं इंडिया के पास लगभग 300 हैं। तो इसमें भी हम डिफेंस में भी बहुत पीछे चल रहे हैं चीन से। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स का मतलब केवल मेडल लेने तक ही नहीं होता। स्पोर्ट्स का पूरा इकोसिस्टम होता है जिसमें स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री होती है, उसमें लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, काम करने का मौका मिलता है, रोजगार मिलता है। और स्पोर्ट्स, जिस देश में स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम है वहाँ का यूथ फिट होगा, हेल्दी होगा, लीडरशिप की क्वालिटीज़ होगी। और जिस देश में स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम नहीं होगा, जिस देश में खेलकूद का माहौल नहीं है, खेलकूद की व्यवस्थाएं नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ का यूथ आलसी होगा, बीमार होगा, रोगी होगा, तमाम तरह की नशा करता होगा, ये तमाम तरह की परेशानियों से जूझ रहा होगा। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो टोक्यो में अगर परफॉर्मेंस देखें, जो 2022 टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था उसमें चीन की जो रैंक थी वो सेकंड थी। पूरी दुनिया में चीन दूसरे नंबर पर था, हम 48वें नंबर पर थे। इंडिया की जो रैंक थी वो 48वीं थी। अगर गोल्ड मेडल की बात करें टोक्यो ओलंपिक्स में, तो इंडिया के पास केवल एक गोल्ड मेडल इंडिया ने जीता था, चीन ने 39 जीते थे। ओवरऑल टोटल मेडल्स की बात करें तो इंडिया ने 7 मेडल जीते थे, चाइना ने 88 मेडल जीते थे। लगभग चीन ने 12 गुना ज़्यादा इंडिया से मेडल्स जीते थे। इन जापान की बात करें, 12 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश है। जापान ने टोटल मेडल जीते थे वो 58 थे, हमारे 7 हैं। तो हम देख सकते हैं कि हम सारे एशियन जो पावर्स हैं उनसे कितना पीछे चल रहे हैं। कोरिया की अगर बात करें तो 20 मेडल थे टोटल उनके, 5 करोड़ की आबादी वाला देश। हम 140 करोड़ की आबादी वाले देश, हमारे केवल 7 मेडल। 5 करोड़ की आबादी वाला देश है कोरिया, उसके 20 मेडल। और अगर पैरालंपिक्स 2020 की बात करें तो उसमें तो चीन ऑलरेडी दुनिया में नंबर 1 बन चुका है। चीन के जो मेडल थे वो 207 थे, इंडिया के केवल 19 मेडल थे। इसमें पैरालंपिक्स में चीन यूएस को भी पीछे छोड़ चुका है। यूएस के 104 मेडल थे, चीन के 207, हमारे केवल 19। वहीं अगर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो चीन में एक्सरसाइज ट्रैक, फिटनेस सेंटर, मल्टी फंक्शनल कम्युनिटी स्पोर्ट्स फील्ड, ये सारे लगभग विलेज लेवल पे उन्होंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा दिया है लगभग हर गांव में। वहीं इंडिया में अभी हम बहुत पीछे चल रहे हैं। एशियन गेम्स की बात करें तो
जो 2022 में एशियन गेम्स हुए थे उसमें चाइना का जो टोटल मेडल्स थे वो 383 थे, इंडिया के 107 थे। तो एशियन गेम्स में भी हम बहुत पीछे चल रहे हैं। स्पोर्ट्स के बाद अगर हम कल्चर की बात करें, सॉफ्ट पावर की बात करें, तो जो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जैसे, तो हम बहुत बार बोलते हैं कि सॉफ्ट पावर में हम चीन से आगे हैं, इंडिया का बहुत बहुत सॉफ्ट पावर में बहुत इंडिया स्ट्रांग है। तो 2-3 एग्जाम्पल लेके अगर हम समझें तो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो चाइना की है 59, 59 साइट हैं चाइना की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इंडिया की हैं 43। अगर पासपोर्ट की बात करें, सॉफ्ट पावर तो वही है ना, कौन से देश को दूसरे देश वाले अलाउ कर रहे हैं, बिना पासपोर्ट की वीजा फ्री एक्सेस दे रहे हैं। तो इसमें अगर बात करें, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है जो, उसमें चीन की जो रैंक है वो 59 है, 59वीं रैंक है चीन चीन की, और इंडिया की 82वीं रैंकिंग है, 82 रैंक पर है इंडिया। तो वीजा फ्री एक्सेस है, मतलब बिना वीजा के हमारे देश के नागरिकों को दूसरे देश में आने की इजाज़त है। वो 58 देशों में हम जा सकते हैं, चीन के नागरिक 85 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। हम देख सकते हैं कि सॉफ्ट पावर में भी वो हमसे आगे लगभग निकल गया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है सॉफ्ट पावर का, वो होता है फॉरेन टूरिस्ट का जो अराइवल है। इसमें हम देख सकते हैं कि चाइना में जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं हर साल, वो लगभग 60 मिलियन है, लगभग 6 करोड़ लोग चीन में हर साल विदेशी पर्यटक आते हैं। वहीं इंडिया में केवल 20 मिलियन लोग आते हैं, लगभग 2 करोड़ लोग। तो हम देख सकते हैं कि इसका जो इफेक्ट होता है, कितना वो पैसा लाते हैं इधर, खर्च करते हैं, यहाँ का क्राफ्ट खरीदते हैं, यहाँ की होटल इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलता है, अपना क्विजीन, ड्रेस, ये सब का दूसरे देशों में ये पहुँचता है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें भी चीन बहुत आगे। अगर लैंग्वेज की बात करें तो मैंडेरिन बोलने वाले, चाइनीज़ लैंग्वेज बोलने वाली दुनिया में आज 130 करोड़ लोग हैं। वहीं जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो 60 करोड़ लोग हैं, तो इसमें भी वो हमसे आगे हैं। इसके अलावा अगर बिलियनियर्स की बात करें तो चीन के लगभग जो अरबपति हैं चीन में, वो 814 अरबपति है, इंडिया में 271 अरबपति। इसमें चाइना यूएस से भी आगे निकल गया, यूएस में 800 हैं, चीन में 814 अरबपति हैं। इसके अलावा अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, बहुत इम्पोर्टेंट, बिना इन्वायरमेंट के, अच्छे पर्यावरण के हम जी नहीं सकते इस पृथ्वी में। तो इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, कौन से देश में अच्छी साफ़ हवा है, साफ़ पानी है, तो साफ़ ऊर्जा है। इसमें अगर हम जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है IQ एयर की 2023 की, उसमें हम देखें तो जो टॉप 50 जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं, सबसे गंदे शहर दुनिया के 50, उसमें इंडिया के 42 हैं, चीन के केवल 2 हैं। पर दुनिया के 50 सबसे गंदे शहरों में हमारे 42 शहर हैं। दुनिया की सबसे गंदी राजधानी में हमारी है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली वर्स्ट पॉल्यूटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। इसके अलावा दुनिया का जो सबसे गंदा शहर है वो इंडिया का है, बेगूसराय पहले नंबर पर है। इंडिया की 96% आबादी जो पॉपुलेशन है वो पॉल्यूटेड एयर में रहती है। जो WHO का जो गाइडलाइन है उससे 7 गुना ज़्यादा पॉल्यूटेड एयर में हमारे 96% लोग पॉल्यूटेड एयर में रहने को मजबूर हैं आज। तो हम देख सकते हैं कि कितना, जो अगर गंदगी की बात करें, रोगियों की बात करें, तो इसमें हम दुनिया में लगभग सबसे पहले नंबर पर हैं। और इसके अलावा अगर ग्रीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा की बात करें तो जैसे उसमें सोलर है, एटॉमिक है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसमें हाइड्रो पावर, ये सब की अगर बात करें तो इसमें जो चीन जो है वो एक साल में 430 गीगावाट क्लीन एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, वहीं इंडिया केवल 68 गीगावाट का प्रोडक्शन करता है। ये केवल सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें तो चीन में 430 गीगावाट है प्रोडक्शन, इंडिया में है 68। अगर टोटल बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की, तो चीन का जो प्रोडक्शन है, स्वच्छ ऊर्जा है जो चीन में, वो 453 गीगावाट है एक साल में अभी तक। और इंडिया में है जो, वो है 176 गीगावाट जो स्वच्छ ऊर्जा का जो उत्पादन है। वहीं अलग इलेक्ट्रिक व्हीकल के रेवोल्यूशन की बात करें तो इसमें चीन बहुत आगे है इंडिया से। तो हम देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट में भी, स्वच्छ पानी में, स्वच्छ हवा में, इसमें भी। और इसके अलावा अगर हम गवर्नेंस की बात करें, सुशासन की बात करें, नागरिकों को बिना परेशानी के, बिना करप्शन के, बिना भ्रष्टाचार के अगर सुविधाएं अच्छी कहाँ मिल रही हैं, तो अगर चीन में बात करें तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है जो, उसमें हमसे बहुत आगे है चीन। और इसके अलावा जो
संयुक्त राष्ट्र का एसडीजी इंडेक्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ईज ऑफ लिविंग और क्लीन वाटर, क्लीन एनर्जी, हाउसिंग, ये सब में अगर बेहतर कोई अगर परफॉर्म कर रहा है, कोई देश में अगर अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छा पानी है, अच्छी हवा है, अच्छा रहने के लिए घर है, अच्छी क्लीन एनर्जी है, तो उसमें भी चीन हमसे आगे है, एसडीजी इंडेक्स में बहुत आगे चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि लगभग कल्चर से लेके, स्पोर्ट्स से लेके, साइंस से लेके, इंटरनेशनल रिलेशन से लेके, एजुकेशन से लेके, हेल्थ से लेके, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लगभग सब सेक्टर्स में चीन बहुत आगे निकल गया है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में एट द एंड मत्स्य न्याय का रूल है जिससे ये दुनिया चलती है, लगभग कह सकते हैं हम। उसका मतलब ये है कि जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा जाती है। माइट इज राइट का सिद्धांत है इंटरनेशनल लेवल पे जो चल रहा है अभी। उसमें ये है कि जो मजबूत है वही सरवाइव करेगा, जो कमज़ोर है, वीक है, उसका अस्तित्व संकट में आएगा। और इसका उदाहरण हमने देखा भी है इतिहास में। अगर हम देखें तो 1962 में जब हम कमज़ोर थे, हमारी इकोनॉमी वीक थी, मिलिटरीली हम कमज़ोर हुए, तो हम पर अटैक किया गया और हमारी 37,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो ज़मीन है, इंडिया की जो मातृभूमि है, उस पर कब्जा कर लिया गया। वो लगभग दिल्ली, अगर दिल्ली का शहर देखें तो ऐसे दिल्ली जैसे 24 शहर उसके बराबर थे, जो हमारी जो भूमि है जिस पर कब्जा कर लिया गया है। इसके अलावा हम 2020 में देखते हैं जब कोविड-19 की क्राइसिस चल रही थी, महामारी चल रही थी, जैसे ही हम कमज़ोर हुए और हम अपने देश में परेशानियों से जूझ रहे थे, तो हम पर अटैक किया गया। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कमज़ोर होंगे, हमारे सर्वाइवल को चैलेंज किया जाएगा, हमारे अस्तित्व को चुनौती दी जाएगी। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, सब नागरिकों से, कि हम सब इसमें गवर्नमेंट को ब्लेम कर देना बहुत आसान है, किसी की कमी बता देना, पॉलिटिशियन को गाली दे देना बहुत आसान है, लेकिन जो हम सब नागरिकों का जो कर्तव्य है, कहीं ना कहीं हम अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जो ज़रूरत है हमारे देश को हमारी, वो हम अपनी ड्यूटीज पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारा देश आज पीछे है। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि हम सब अपने हिस्से का जो देश के प्रति जो काम है, देश के प्रति जो ड्यूटी है, उसको पूरा करें और सब मिलकर अपने देश को मजबूत करें, जिससे आने वाले समय में भारत एक मजबूत सशक्त राष्ट्र बने और संपन्नता और खुशहाली इस देश में आए।